नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी की वर्णमाला के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो जिसके बारे में हम सबसे पहले स्वर से शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन से वर्ड जो होते हैं वो किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी क्या है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है साथियों, वो आपकी वर्ड है। क्या है? वर्ड है। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड वह मूल ध्वनि होता है जिसका खंडन ना हो सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, वह वर्ड कहलाता है। ठीक है, वर्ड क्या होता है? वर्डमाला क्या होता है? वर्ड हमने जान लिया। ठीक है, तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्डमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्डमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वर्डमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, ये सब हम बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वर्णमाला में 52 वर्णों का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से किया गया है। तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं। कितने साथियों? 52 वर्ड होते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने वर्ड हो गए हैं? 53 वर्ड हो गए हैं। एक ऐसे करके एक नया वर्ड हमारे क्या है, वर्णमाला में शामिल किया गया है। एक मिनट मैं बताता हूँ। एक मिनट दीजिए। हाँ, ये ऐसे ला के जैसा होता है, बट ये ऐसे एकदम से मिला होता है, ऐसे इस टाइप का कोई एक वर्ड शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप 53 लगाइएगा। कितना? 53 आपको लगाना है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। तो 52 वर्ड हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और द्विगुणज। ठीक है, तो स्वर व्यंजनों की संख्या 11 है, व्यंजन की आपकी 33 है, संयुक्त व्यंजन की आपके 4 हैं, अयोगवाह 2, द्विगुण व्यंजन 2 ड, अयोगवाह आपके अंगाहा और संयुक्त में छत्रज्ञ स्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम स्वरों के बारे में जानेंगे, इनके प्रकार के बारे में जानेंगे, कौन कौन से इनके प्रकार हैं और कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं साथियों। स्वर क्या होते हैं कि वे वर्ड क्या है, कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है साथियों, वे आपके स्वर कहलाते हैं। कि स्वर जो होते हैं आपकी वह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, स्वर क्या होती हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। कौन कौन से ये आपके आ है, ई है, उ री, ए ओ औ। ठीक है, इतने आपके स्वर हो जाएंगे। टोटल 11 है। इनकी संख्या कुल सत्य कितनी है? 11 इनकी संख्या है। अब चलिए देख लेते हैं एक जो हमारे न स्वर हैं और न व्यंजन है, यानी अयोगवाह के बारे में। इनकी साथियों, इन्हें अयोगवाह, इन्हें न स्वर और न व्यंजन माना गया है। ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। जैसे हमारा जो आ स्वर है, इसके अंत में जरूर लगेगा। यदि देखिए ऊपर लग गया तो इसे हम अनुस्वार बोल दिए, एक बिंदी। और यही अगर बगल में लग गया तो इसे हम क्या बोल दिए? विसर्ग बोल दिए। ठीक है, समझ गए ना? अनुस्वार जो ऊपर एक बिंदी लगता है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और बगल में जो दो बिंदी लगता है उसे हम विसर्ग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण क्या है। स्वरों का वर्गीकरण हम जानते हैं कि कैसे कैसे किया गया है और किन किन आधारों पर किया गया है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं स्वरों का जो वर्गीकरण का जो 5 आधार हमारे पास दिए गए हैं। जिह्वा प्रयत्न के आधार पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जिह्वा की आकृति बनी हुई है। ऐसे ही ओष्ठ आकृति, ओठ की आकृति यहाँ पे बनी हुई है। मुखाकृति यानी मुख के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे कि कहाँ से कौन उच्चारण आप बोल रहे हैं, गले से बोल रहे हैं, मुख से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से, कैसे बोल रहे हैं आप, इसके आधार पे। फिर मात्रा काल के, यानी कि ठीक है, यानी कि जिसको हम प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर और क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, ये सब आपके हो गए मात्रा के आधार पे। तो सबसे पहले हम जिह्वा प्रयत्न से शुरू करने वाले हैं साथियों, कि जिह्वा प्रयत्न के आधार पे वो स्वर जो होते हैं आपके, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जिह्वा प्रयत्न के आधार पे, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में साथियों, कोई भी आपको रटना नहीं, बस एक बार ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, साथ साथ समझते भी रहिए। तो जिह्वा के आधार पे साथियों यह टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से? आपके अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर साथियों कुछ नहीं है, जो आगे जब जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय हो, जिससे कि स्वर को बोलते समय जब जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय हो तो अग्रस्वर, मध्य का भाग सक्रिय हो तो मध्य स्वर, पश्च यानी पिछला हिस्सा सक्रिय हो तो पश्च स्वर। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर देखते हैं इनके, हम देख लेते हैं कौन कौन से अग्रस्वर हैं, कौन कौन से मध्य स्वर हैं, कौन कौन पश्च स्वर हैं। तो जैसे अग्रस्वर है साथियों, आप लोग बोल के ट्राई करिए, ई ए। आपका देखिए जीभ का जो आगे वाला नोक है वो सक्रिय है साथियों। ठीक है, तो ये आपके अग्रस्वर कहे जाते हैं। ऐसे ही मध्य स्वर अ, देखिए आपके जीभ का उसका बीच वाला भाग सक्रिय हो रहा है, उठ रहा है अ। ध्यान से महसूस करिएगा। ठीक है, तो ये आपके अ जो है मध्य स्वर हो जाएगा। ऐसे ही पश्च स्वर में आपके आ, देखिए पीछे से आवाज आ उ ओ औ आ। ठीक है, ये आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। यदि साथियों आपको फील नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस याद कर लेना है। अग्रस्वर में टोटल 4 होते हैं, ए
और मध्य स्वर में केवल एक होता है, छोटा आ, और पश्च स्वर में आपके जितने भी बचे आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पे। पहले में तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा, हमारा दूसरा क्या है, ओष्ठ आकृति के आधार पे देखते हैं। तो ओष्ठ आकृति के आधार पे कौन कौन से साथियों, हम इनको एक बार जान लेते हैं बढ़िया डिटेल से। तो यह साथियों ओष्ठ आकृति के आधार पे जो साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे गोल गोल है, ये वृत्तमुखी, ये गोल गोल नहीं है, ये इसे फैला हुआ है, तो इसे अवृत्तमुखी, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। तो होठ गोलाकार हो जाता है वृत्तमुखी में बोलते समय साथियों, तो होठ क्या होता है आपका गोलाकार होता है। और अवृत्त में क्या है, अवृत्तमुखी में क्या होता है कि होठ गोल ना होकर अनाकार में खुलता है, देखिए फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे। चलिए देख लेते हैं कि वृत्तमुखी कौन कौन से और क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्वर। तो साथियों सबसे पहले देख ले कि होठों के आकार पे डिपेंड करता है कि आपका यह कौन से स्वर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्तमुखी क्या, कि ये बात बीच वृत्तमुखी की बात की गई है साथियों, किसकी, वृत्तमुखी की बात की गई है। तो देख लेते हैं इसको हम वृत्तमुखी के बारे में। तो वृत्तमुखी में आपके साथियों कौन कौन से, छोटा बड़ाऊ, ओ, औ, आ, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे वृत्तमुखी में। कौन कौन, छोटाऊ, बड़ाऊ और री, ए, ठीक है। वृत्तमुखी में आपके हो जाएंगे छोटाऊ, बड़ाऊ, एक मिनट, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी में जो है कौन कौन हो गए, ये क्या हो रहा है भाई, मैं जो चाह रहा हूँ गिन रहा, सॉरी फॉर द डिले। हाँ, क्या है, होठों का आकार साथियों, क्या है, होठों का आकार। तो इसमें वृत्तमुखी में हमने देखा छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, आ, अंगा, ये आते हैं आपके, ये वृत्तमुखी में, ठीक है। ऐसे ही अवृत्तमुखी में आपके कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ए, ये आपके कौन से हो गए साथियों, अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी में आपके टोटल कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, और वृत्तमुखी में 3 और 3 2 5 हैं। कुछ नहीं साथियों, बोल के देख लीजिए, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ। जब ओठों की आकृति आपकी गोल हो रही है तो वृत्तमुखी, और जब अन्य आकार में गोल ना खुल के अन्य आकार में खुल रही है तो आपकी अवृत्तमुखी हो जाएगी। आप बोल करके देख लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, क्या है आपकी मुखाकृति के आधार पे, कैसे, मुखा आकृति के आधार पे, यानी कि मुख की कितना खुला है किस में, तो उसके आधार पे आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं साथियों, चलिए क्या है, विवृत। सबसे पहले बात करते हैं विवृत की, फिर उसके बाद में अर्धविवृत, फिर अर्धसमृत और समृत। हम एक एक करके जानते हैं ये क्या है और कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, विवृत के बारे में देखने वाले हैं साथियों, हाँ, ठीक है। तो विवृत में देखते हैं कि विवृत में क्या होता है, आपका मुंह पूरा खुला होता है और इसमें केवल एक स्वर आता है आपका, बड़ा आ, ठीक है, जब पूरा मुंह खुला होता है, ये आपका विवृत हो गया। अर्धविवृत में साथियों आपके 4 स्वर आते हैं, कौन से, छोटा आ, ए, औ और आ, ये आपके 4 जो है अंगा, अंगा इसे हम बोलते हैं साथियों, अंगा, अंगा। इसमें क्या होता है, मुख आधा खुलता है, इसमें क्या होता है, अ बोल के देखिए, मुंह आधा खुला, ए आधा खुला, ओ, औ, ठीक है, ओ नहीं है, औ, और आपका अंगा, ये आपका हो जाएगा अर्धविवृत में, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अब मुख बंद होने की स्थिति में हमने देख लिया ना, अभी सॉरी, दो हमने देखा ना, क्या बोल देखा हमने, हमने विवृत देखा और अर्धविवृत देखा। अब हम समृत देखते हैं। समृत में क्या होता है कि समृत में आपके 4 आते हैं, ई, उ, ये आपके समृत में। इसमें क्या होता है कि मुंह जो है आपका लगभग बंद रहता है, पूरी तरीके से नहीं बंद रहता, ठीक है, लगभग बंद रहता है। और अर्धविपरीत में साथियों आपके ए और ओ आते हैं, क्या आते हैं, ए और ओ। इसमें क्या होता है, मुख आपका आधा बंद रहता है, कैसा, मुख आधा बंद रहता है, इसमें लगभग बंद रहता है, क्या है, मुख लगभग बंद रहता है समृत में, और अर्ध समृत में मुख आधा बंद रहता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पे, कैसे, उच्चारण स्थान के आधार पे साथियों, तो हम देखने वाले हैं स्वरों के प्रकार। तो एक होते हैं आपके निरानुशासिक या फिर अनुनासिक, ठीक है, निरानुशासिक या अनुनासिक, यह वायु के संवेग पे निर्भर करते हैं, उच्चारण स्थान वाले जितने भी हैं, ठीक है। तो निरानुनासिक कौन होते हैं आपके, छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, ये केवल मुख से बोले जाते हैं, इन्हें हम निरानुशासिक बोलते हैं। और अनुनासिक कौन से होते हैं आपके, जो मुख और नासिका दोनों का यूज़ करके बोला जाए। चलिए इनके रूल के बारे में देख लेते हैं, कौन क्या है, कैसे हैं, ठीक है। तो अनुनासिक का नियम क्या कहता है साथियों, रूल ऑफ नेशनलाइजेशन क्या कहता है, वही अनुनासिक का नियम, इसको इंग्लिश में हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अनुनासिक का नियम जो होता है साथियों, क्या कहते हैं, सिरोरेखा के ऊपर जगह है, क्या है, सिरोरेखा के ऊपर जो जगह है उसे हम चंद्रबिंदु, क्या है, चंद्रबिंदु लगाता है। तो चंद्रबिंदु जब लग जाता है तो देखो, सिरोरेखा के ऊपर मात्रा है केवल बिंदु, मैं बै,
तो सुविधा के लिए चंद्रबिंदु की जगह पे क्या लगाया जाता है, बिंदु लगाया जाता है। तो यह जहाँ भी आ जाए वह आपका अनुनासिक हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। और इसमें हमने देखा कि निरानुशासिक में केवल और केवल आपके छोटा आ, बड़ा और छोटी ई आते हैं, बाकी सभी आपके अनुनासिक होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब पांचवा हम मात्रा या उच्चारण या अवधि के आधार पे। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पे जो है साथियों, स्वर के जो प्रकार हैं वो टोटल 3 हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक पुलुत स्वर है। आगे भी उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। यह इनको साथियों मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। आपके अ, ई, उ, री ये आपके मूल स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर की बात करते हैं। 1 मिनट इसी में है। हाँ, दीर्घ स्वर में आपके इसमें 2 मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर में केवल 1 मात्रा होती है। छोटी की मात्रा इसको हम बोलते हैं, एक बड़ी की मात्रा, इसमें 2 मात्राएं होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके सारे बड़े स्वर वाले हैं। कैसे? दीर्घ मात्राओं वाले स्वर हो जाएंगे, यानी दीर्घ स्वर हो जाएंगे। इनमें 2 मात्राएं होती है, यानी इनको बोलने से इनमें आपको अधिक समय लगता है, ह्रस्व से अधिक समय लगता है दीर्घ वाले बोलने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पुलुत क्या होता है? पुलुत क्या होता है साथियों? पुलुत जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या पुकारने में अधिक समय लगता है, उन्हें हम पुलुत स्वर कहते हैं। इसे पुकारने या रोने में अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ओम, रे, कहाँ जात हो रे, ठीक है, हे यहाँ आओ रे, ठीक है, ऐसे के अवधि में बोलते हैं ज़्यादातर ओम। ठीक है, तो ये खींच रहे हैं लंबाई, यही है आपका पुलुत स्वर। क्या है? त्रिमात्रिक। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब चलिए एक नज़र में हम स्वरों के बारे में देख लेते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं, कैसे हैं। तो साथियों देख लेते हैं स्वर कौन कौन से। आ इ ई उ ई ओ ए ओ ओ। ठीक है, ये आपका ए ऐ ओ, ये आपका स्वर हो गए 11। जिह्वा के आधार पे मध्य, पश्च, ठीक है, मध्य, पश्च, अग्र, अग्र, पश्च, अग्र, पश्च, ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो अगर बात की जाए जिह्वा के आधार पे, कैसे साथियों? जिह्वा के आधार पे बात की जाए तो मध्य स्वर आपका होता है छोटा आ। केवल एक ही मध्य स्वर है, देख सकते हैं आप, कहीं भी इसमें नहीं दिया गया है, कहीं भी और नहीं है मध्य स्वर, केवल एक है। ठीक है, मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है। उसके बाद में आपका जो बड़ा आ है पश्च स्वर है, छोटाऊ बड़ाऊ है वो आपका पश्च स्वर है। और ओ जो है ये आपका पश्च स्वर हो गया। आपके पश्च स्वर में कितने आ गए एक बार गिन लीजिए। तो कितने हैं? 1 2 3 और 3 2 5। पश्च स्वरों की संख्या टोटल 5 है। मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? टोटल 1 है। और अग्र स्वर की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। ये देखिए आपका अग्र स्वर हो गए छोटी ई, बड़ी ई, और अग्र स्वर यहाँ पे दिख रहा है आपको ए और ऐ। ठीक है, तो यानी अग्र स्वर 4 है, मध्य स्वर 1 है और पश्च स्वर 5 है। ठीक है, ऐसे ही ओष्ठ आकृति के आधार पे आपके या तो आवृत होते हैं या वृत्त होते हैं। कैसे? वृत्तमुखी होते हैं या आवृतमुखी होते हैं। तो आवृत की आपकी संख्या देखिए, आवृत, आवृत, ये आपके सभी आवृत हैं। छोटा आ देखिए, ये देखिए छोटा आ, फिर बड़ा आ आवृतमुखी, फिर आपका बड़ी, छोटी ई, बड़ी आवृतमुखी, ऐसे ही ए और ए आपकी आवृतमुखी होगी। तो ये आपके कितने हो गए? 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। 6 आपके आवृतमुखी हैं, बाकी आपके के 5 जो है वृत्तमुखी हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए एक ये हो जाएगा ओ औ हो जाएगा, और ये एक हो जाएगा ओ छोटाऊ और बड़ाऊ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? वृत्तमुखी हो जाएंगे। अब मुखाकृति के आधार पे यहाँ पे ऐसे ही दिया गया है, अर्धविवृत, विवृत, समृत, समृत। ठीक है, तो समृत में आपके ये चारों आ जाएंगे। कौन? छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ये समृत में आ जाएंगे। और अर्धसमृत में आपके छोटा आ जाएगा, अर्धविवृत में। ठीक है, ऐसे ही ये सभी इसमें डिटेल का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा? हमने 11 स्वरों को 5 वैज्ञानिक आधारों पर समझा है। चित्र अभी बाकी है। ठीक है, अभी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो अगला भाग साथियों होगा जो होगा हमारा व्यंजन होगा, जिसमें हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, उनके भाग के बारे में, उनको कैसे बांटा गया, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, जो द्विगुण हैं व्यंजन हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।